हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रफुल्ल पटेल आपके चैनल वर्ल्ड स्टडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका हम लिंक दे देंगे आपको। और आज हम एक नई लेक्चर सीरीज़ के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है भूगोल। तो आज से हम एक भूगोल विषय पर एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और जिसका आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। और आज हम भूगोल की जो है उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे कि भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका जो है आगे का इसका क्रम कैसा है। और आज हम अपने इस सीरीज़ की शुरुआत करें। दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। दोस्तों, भूगोल का सामान्य परिचय सर्वप्रथम हम देखते हैं। अब भूगोल को अंग्रेजी भाषा में ज्योग्राफी कहते हैं। तो ज्योग्राफी जिसमें दो शब्द शामिल हैं, जियो और ग्राफोस। तो जहाँ पर जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ है वर्णन। तो इस तरह से पृथ्वी का या भूगोल का जो है सम्मिलित रूप से इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी का वर्णन, यानी कि पृथ्वी का आप कह सकते हैं कि जो है अध्ययन एक तरह से तो जिसका संयुक्त अर्थ है पृथ्वी का वर्ण। अब आपको पृथ्वी ज्योग्राफी शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा। और पृथ्वी को दोस्तों सदैव मानव के आवास के रूप में देखा गया है कि पृथ्वी मतलब ये कहा जाता है विद्वानों के द्वारा, या हम सब जानते भी हैं कि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर मानव या कोई भी जीव निवास कर सकता है। इसके अतिरिक्त जितने भी सूर्य के ग्रह हैं, सूर्य के का चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं, उन पर जो है निवास संभव नहीं है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है, पृथ्वी पर CO2 प्रचुर मात्रा में है। हालांकि दोस्तों आजकल जो है अब आज CO2 अधिक हो गई है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। तो लेकिन किंतु जो है यहाँ पर ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है, CO2 भी पर्याप्त मात्रा में है, यहाँ पर H2O भी पर्याप्त मात्रा में है। तो जीवन जीने के जो बेसिक टूल्स हैं वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो पृथ्वी को जो है सदैव से मानव के या जीवों के निवास के रूप में देखा गया है। तो इस तरह से कुछ विद्वान इसको जो है मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन इस नाम से भी करते हैं कि पृथ्वी मानव का एक निवास है। इस तरह से भी पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों, और जैसे पृथ्वी या अब मतलब जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। तो जियो एक ऐसा शब्द है जिसको कई जगह पर लगा देने पर जो है उसमें शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है। दोस्तों, जैसे अभी हमने ज्योग्राफी देखा तो वहाँ पर ग्राफोस के साथ जियो को प्रयोग किया गया। यहाँ पर तीन शब्द उसी से मिलते जुलते और हैं, जैसे जियोलॉजी हम सुनते हैं जियोलॉजी में भी दो शब्द बने हुए हैं, एक जियो दूसरा लॉजी। तो जियो का अर्थ है पृथ्वी, लॉजी का अर्थ है अध्ययन, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन। इसी तरह एक शब्द है जियोमेट्री। तो यहाँ पर भी जियोमेट्री भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक जियो दूसरा मेट्रिया। तो जियो का अर्थ है पृथ्वी, मेट्रिया का अर्थ है मेजरमेंट। तो इस तरह से इस शब्द का अर्थ हुआ पृथ्वी का मापन। तो जैसे पृथ्वी का मापन, अब आपने जैसे ज्योमेट्री के अंदर सीखा होगा कोण बनाना, त्रिभुज बनाना, चतुर्भुज बनाना। तो इसी तरह से जो है पृथ्वी पर हम किसी क्षेत्र को नापने के लिए कभी त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, कभी जो है एक चतुर्भुज का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी पर मापन जो है ज्योमेट्री के द्वारा किया जाता है। तीसरा शब्द है ज्याइड्स। तो ज्याइड्स भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक जियो दूसरा आइड्स। तो जियो का अर्थ है पृथ्वी और आइड्स का अर्थ है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। मतलब पृथ्वी पर जो एक आपका जो है अगर कहा जाए तो एक कृत्रिम रूप से जो है एक वो खींची गई है, रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हें हम ज्याइड्स कहते हैं। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और कुछ जो है फैक्ट्स हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो ये जैसे ज्योग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इरेटोस्थेनीज नामक विद्वान ने किया था। इन विद्वान को जो है भूगोल का पिता या भूगोल का पितामह कहते हैं। किंतु कुछ विद्वानों को इस पर विवाद है कि कुछ विद्वानं को आपत्ति है, तो वो जो है हिकैटियस को भूगोल का जनक मानते हैं। लेकिन खैर छोड़ो, अब जो है कहा जाता है कि इरेटोस्थेनीज ही जो है आपके ज्योग्राफी के फादर हैं। तो हिकैटियस ने जो है
स्थल या स्थल भाग को जो है सागरों या महासागरों से घिरा माना। तो मतलब हिकैटियस ने बताया कि संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण स्थल मंडल जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, और जो है इस पृथ्वी पर केवल दो महाद्वीप हैं। तो लेकिन आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जो जनक है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। इन्होंने जो है भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर विकास किया, और कास्मोस जो है इनकी एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कास्मोस इसके अलावा किसको कहते हैं। अब इन्होंने जो है समताप रेखा के बारे में, या समताप रेखा को मानचित्र में दिखाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो अब प्रश्न उठता है कि समताप रेखा क्या है, जिसे अंग्रेजी भाषा में आइसोथर्म कहते हैं। तो आइसोथर्म क्या है, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर जो है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जो समान रूप से ताप का एक तरह से आप रेखीकरण आप कह सकते हैं, समान रूप से ताप का रेखीकरण। तो वायुमंडल में एक निश्चित बिंदु पर जाने पर हमें एक समान ताप मिलता है, तो वो एक रेखी रूप में होता है। उससे एक जो है काल्पनिक रेखा खींची जाती है, तो उसे कहते हैं हम समताप रेखा। तो समताप रेखा का मतलब क्या हुआ, आइसोथर्म। आइसोथर्म एक है कि आपका एटमॉस्फेयर के अंदर जो है एक समान लाइनें दिखाई देते हैं, उसे हम आइसोथर्म कहते हैं। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। इसमें अब आगे चर्चा की गई भूगोल की शाखाओं पर। तो भूगोल को जो है कई भागों में बांटा गया है। भूगोल को बेसिकली जो है भौतिक और मानव भूगोल में कैटेगराइज किया गया है। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल हैं क्या, पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों भौतिक भूगोल जो है, जो हमें पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो भी दृष्टिगत वस्तुएं हैं, उन्हें हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसको जैसे आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, नदियाँ दिखाई देती हैं, तालाब दिखाई देती हैं, मिट्टी दिखाई देती है। इस तरह से जो है पृथ्वी पर जो है कभी कोई चीज़, मान लो किसी चीज़ का उत्पादन होता है, तो हमें सभी चीज़ें जो है पृथ्वी पर जो भी उपस्थित वस्तुएं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जो है भूगोल या भौतिक भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। और मानव भूगोल के अंतर्गत जो मानव की एटमॉस्फेयर के साथ, वायुमंडल के साथ या वातावरण के साथ जो क्रियाकलाप हैं, आंतरिक क्रियाकलाप हैं, अंतर क्रियाकलाप हैं, उनको हम जो है मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो दोस्तों भौतिक भूगोल को कई भागों में बांटा गया है। जैसे भौतिक भूगोल में पहले भूगोल है आपकी जियोमार्फोलॉजी, यानी भू आकृतिक विज्ञान। तो भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, गर्म है कि ठंडी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, पृथ्वी की कौन सी संरचना ठोस है, कौन सी संरचना द्रव अवस्था में है, कौन सी अर्धगलित अवस्था में है। इस तरह से हम जो है पृथ्वी के अंतर्गत इन सब का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के अंतर्गत कौन कौन सी जो है चट्टानें पाई जाती हैं, इस सब को हम इसी के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरी भूगोल है जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान जो है, जिसे हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी में जो है आपका जैसे अध्ययन किया जाता है कि पृथ्वी पर जो तापमान है वो कैसा है, पृथ्वी पर मौसम कैसा है। जो आज हम मौसम देखते हैं कि आज मौसम गर्म है, आज वर्षा होगी, इस तरह से इन सबको हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे चक्रवात है, सुनामी है, ये सभी डिजास्टर हैं, इनको हम क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अगला विज्ञान है जल विज्ञान, यानी हाइड्रोलॉजी। तो दोस्तों पृथ्वी पर एक अपार मात्रा में जल विद्यमान है महासागरों में, तो उस जल के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं कि उस जल में जो है कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, उस जल का महत्व क्या है। तो इस सब को हम जो है जल विज्ञान की हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। और अगला विज्ञान है मृदा विज्ञान या मृदा भूगोल, जिसे हम पैडोलॉजी कहते हैं।
तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मृदा कैसी है, मृदा को कैसे उर्वरक बनाया जा सकता है, मृदा के ऊपर खेती कैसे की जा सकती है। तो इस तरह से जो है मृदा को देखते हैं। दोस्तों आपको इसमें जो है एक शब्द लगा हुआ है विज्ञान, तो इन सब जो शाखाएं हैं इनके अंदर जो है विज्ञान शब्द क्यों लगा हुआ है। दोस्तों भूगोल अपने आप में ही एक विज्ञान है। भूगोल क्या है? एक विज्ञान है। तो इसलिए भूगोल एक तरह से एक नया ज्ञान है। तो ये सभी भूगोल की शाखाएं हैं, इसलिए इसमें जो है विज्ञान लगाया हुआ हो। तो मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते कि भूगोल विज्ञान नहीं है, भूगोल फिलॉसफी का सब्जेक्ट है। तो भूगोल एक तरह से पूरा विज्ञान का विषय है। और अगला है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में कई सारी शाखाएं बनाई गई हैं। सामाजिक भूगोल है, या जिसे हम सोशल ज्योग्राफी कहते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है। तो इसमें हम जो है मानव, जैसे इतिहास में हम देखते हैं कि मानव का विकास किस क्रम में हुआ, और सामाजिक भूगोल में देखते हैं कि मानव का जो समाज है उसमें किस तरह के कल्चर हैं, किस तरह के जो है, इसको हम कल्चरल ज्योग्राफी भी कह देते हैं कभी कभी। तो मानव के समाज में जो है मानव का विकास कैसे हुआ, मानव किस तरह से अपनी क्रियाएं करता है, उसका समाज कैसा है, वो मतलब उसके इस तरह से हम सामाजिक मतलब भूगोल को देखते हैं। ऐतिहासिक भूगोल में हम ये देखते हैं कि मानव का जो है विकास किस तरह से हुआ, किस तरह से मानव अपने बंदरों के रूप में था, और बंदरों आदिमानव के रूप में था, और उस आदिमानव से बढ़ते बढ़ते आज होमो सैपियंस किस तरह से बना, इसको हम ऐतिहासिक भूगोल में रखते हैं। और तीसरी है राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल जो है अब ये इसलिए होती है क्योंकि कोई भी समाज है, कोई भी मानव समाज है, उसको नियमित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हमें कानून की आवश्यकता होती है, एक राजनीतिक तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम इसके अंतर्गत राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत उसको शामिल करते हैं। और चौथा है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, अब अगर मनुष्य है तो उसको जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, उसको पैसे की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी, प्रॉपर्टी की आवश्यकता होगी। तो उसको हम जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो अब मतलब क्या हुआ कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य जो भी उपक्रम करता है, जो भी अर्थ कमाने के उपक्रम करता है, उसको हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब दोस्तों कुछ तथ्य हमने पहले देखे थे, अब कुछ तथ्य अभी ये बाद में देखते हैं। इसमें पहला तथ्य है पैंजिया शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया। अब दोस्तों पैंजिया क्या है? पैंजिया जो है जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति के पश्चात पृथ्वी जो है अत्यंत गर्म अवस्था में थी, और इस गर्म अवस्था के कारण पृथ्वी पर रहना तो संभव ही नहीं था। यहाँ पर तरल मैग्मा चारों तरफ विद्यमान था। तो इस मैग्मा के कारण जो है इस गैसें कुछ जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसें पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में चली गई, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर बहुत तेज़ी से घूम रही थी। इस कारण ये दोनों गैसें एटमॉस्फेयर में चली गई और बाहर जाकर इनकी क्रिया हुई, जिससे जो है जल का निर्माण हुआ, और वो जल पृथ्वी पर वाटर वेपर के रूप में आया, मतलब वर्षा के रूप में सामने आया। और इस जल के आगमन के पश्चात जो पृथ्वी इतनी गर्म थी वो ठंडी होने लगी। जब ठंडी होने लगी तो पृथ्वी पर धीरे धीरे स्थल मंडल का विकास हुआ। धीरे धीरे स्थल मंडल के विकास के साथ साथ जो है जब वर्षा अपार मात्रा में हुई तो जलमंडल का विकास हो गया। तो इस तरह से पृथ्वी पर कुल दो ही चीज़ें उपस्थित थी, एक स्थल मंडल था, एक जलमंडल था। तो स्थल मंडल, जो आज का हम स्थल मंडल देखते हैं, वो जो है पहले की अपेक्षा, आज की अपेक्षा जो है पहले एकीकृत रूप में था। पहले एक खंड के रूप में था, जिसे जो कि बाद में विखंडित हो गया। जैसे अब इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि जो है अफ्रीका से जुड़ा हुआ साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका यूरोप से भी जुड़ा हुआ है, और ये बाद में विखंडित होकर अलग हो गया। आज का जो भारत है वो भी जो है अफ्रीका का हिस्सा था, किंतु आज किसका हिस्सा? आज एशिया का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो इस तरह से जैसे आज जो गुजरात की गिरी में जो है शेर पाए जाते हैं, वो शेर कभी पहले उसके अंदर अफ्रीका महाद्वीप में भी पाए जाते थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि भारत कभी अफ्रीका महाद्वीप का एक हिस्सा था। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप आज जो है दक्षिण में है, और शेष सभी महाद्वीप आगे की ओर अग्रसर हैं। तो
अब अल्फ्रेड वेगनर साहब ने बताया, अभी जब जो हमने बताया कि पृथ्वी का जो भूभाग जो सॉरी पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो एकीकृत रूप में था। तो उसी एकीकृत रूप को अल्फ्रेड वेगनर ने उसी एकीकृत खंड के लिए उन्होंने पैंजिया शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने संपूर्ण जो पृथ्वी का शेष महासागरीय भाग था उसको पैंथलासा कहा गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि पैंजिया शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड वेगनर ने किया। अगला तथ्य है कि सौर मंडल की संकल्पना। सौर मंडल के बारे में दोस्तों प्राचीन समय में जो है दो धारणाएं प्रचलित थी। एक थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, एक थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो जियोसेंट्रिक के थ्योरी के अंतर्गत कहा जाता था कि पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य सहित सभी ग्रह पृथ्वी की जो है परिक्रमण कर रहे हैं, तो रिवोल्यूशन कर रहे हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन आगे समय में जो है एक कोपरनिकस नाम के विद्वान का जन्म हुआ जिन्होंने ये पृथ्वी के बारे में बताया कि पृथ्वी जो है पृथ्वी केंद्र में ना होकर सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह जो है उसका चक्कर लगा रहे हैं, उसका परिक्रमण कर रहे हैं। तो मतलब इन्होंने बताया और इस उनकी इस रचना के कारण, उनकी इस खोज के कारण उनको जो है फांसी दे दी गई, क्योंकि उस समय समाज में ये प्रचलित था कि पृथ्वी जो है केंद्र में है और उसके चारों तरफ सभी ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य सहित सारे ग्रह। किंतु इन्होंने इस जो है संकल्पना के विरुद्ध अपनी संकल्पना पेश की थी, इसलिए इनको जो है वहाँ पोलैंड के राजा ने इनको फांसी की सज़ा दे दी। इन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी हमारी के राजा का कहना था कि पृथ्वी बीच में, ये गलत बता रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनका जो है जन्म 1473 से 1543 के मध्य पोलैंड में हुआ था। पोलैंड को इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया और पोलैंड में ही इनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों अगला तथ्य है विश्व का प्रथम मानचित्र निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर। विश्व का प्रथम मानचित्र निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर था, जिसका जन्म जो है 611 से 610 बीसी के मध्य ग्रीक में हुआ था और इसकी मृत्यु 546 बीसी में हुई थी। तो जैसे बीसी इसमें लिखा हुआ है, तो बीसी क्या है दोस्तों? बीसी बिफोर क्राइस्ट इसका फुल फॉर्म होता है और बिफोर क्राइस्ट का अर्थ है कि जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म से पूर्व की घटनाएं, और ये एडी का मतलब होता है कि ईसा मसीह एना डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पश्चात की कहानी। तो यहाँ पर बीसी जो भी होगा, बीसी में जितनी भी चीज़ें होंगी वो बड़े से छोटे की तरफ आएंगी, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, और जो एना डोमिनी एडी है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और तो आपको बीसी का मतलब समझ में आ गया होगा पर्याप्त रूप से। अब इन्होंने जो है सबसे पहले मानचित्र का निर्माण किया। जो आज हम मानचित्र देखते हैं उसके बारे में सबसे पहले जो है उसको जो है एनेक्सिमेंडर एक इसको आप कह सकते हैं कि ग्राफर थे, ये जो है कार्टियोग्राफर थे। तो इन्होंने सबसे पहले जो है विश्व के मानचित्र का निर्माण किया था और उसमें दर्शाने की कोशिश की थी कि विश्व में कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो आज जैसे जो भारत का मानचित्र है उसको भूगोल में इस विश्व मानचित्र में शामिल करने का काम टालमी ने किया था। तो अब हम अगला तथ्य देखते हैं। अब तो तथ्य आपके समाप्त हो गए। आप जो है इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप इकोनॉमी की क्लासेस देख सकते हैं और उन पर अपने अध्ययन को उसको अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आप जो है व्हाट्सएप पर एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। आप जो है टेलीग्राम चैनल को उनके ज्वाइन कर सकते हैं, आप यूट्यूब को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस पर जो है अपनी इकोनॉमी की क्लासेस देख सकते हैं। आज हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर यहाँ पर आपको अध्ययन सामग्री मिलेगी। और आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है दोस्तों, और नमस्कार।
धन्यवाद आप सभी का हमें देखने के लिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।